बहुत कुछ हो रहा है इस मुल्क में। हर जगह लोग खड़े होकर साथ मिलकर लड़ नहीं पा रहे। आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपके साथ हर कम्युनिटी के लोग खड़े हुए हैं और लगातार आपकी जो लड़ाई है उसमें साथ दे रहे हैं। हम सभी लोग, सईदा आपा हूँ, अपूर्व, हम सब यहाँ पे आपके साथ सॉलिडारिटी व्यक्त करने के लिए आए हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसा अपूर्व ने कहा कि अगर प्रशासन ना चाहे तो कहीं दंगा नहीं हो सकता, कहीं पे कोई लूटमार नहीं हो सकती, कहीं दंगाई आके जिस तरह से लगातार वो नमाज को डिसरप्ट कर रहे हैं वो नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल साफ है कि जब लोग चिन्हित हैं, आपने अपनी प्रेस रिलीज में भी नाम दिए हैं, जो हर जगह जाके बवाल कर रहे हैं, तो उनको अरेस्ट किया जा सकता है और इसको खत्म किया जा सकता है। लेकिन बात यही है कि हम ये खत्म करना ही नहीं चाहते, लेकिन इसको हम सिर्फ गुड़गांव का एक नमाज पढ़ने के मसले की तरह देख के ये नहीं सोच सकते कि ये वहीं का वहीं सॉल्व हो जाएगा। ये मसला जो पूरे देश में जिस तरह की राजनीति हो रही है, जहां पे लगातार अल्पसंख्यकों पे, दलितों पे, आदिवासियों पे, जर्नलिस्ट पे, आरटीआई एक्टिविस्ट पे हमले हो रहे हैं, जहां पे हर आवाज उठाने वाले को देशद्रोही कहा जा रहा है, जहां पे जो भी सवाल करे सरकार से उसके ऊपर यूएपीए लगाया जा रहा है, और उसको जिस तरह से भीमा कोरेगांव केस में लोगों को अंदर 2 साल से ऊपर डाल रखा है, उस तरह से हर एक आवाज के ऊपर ताला लगाने की प्रक्रिया हो रही है। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो एक लोकतांत्रिक देश को एक फासीवादी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। उस फासीवादी हिंदू राष्ट्र बनाने में जितने भी कांटे आएंगे उनको कुचलने की कोशिश की जाएगी, और उसमें अल्पसंख्यक, खासतौर से मुसलमान और ईसाई सबसे ज्यादा हमले के रास्ते में आते हैं, सबसे ज्यादा हमले उनके ऊपर होते हैं। तो अदीब भाई, आप कह रहे थे कि हम यहाँ क्यों हैं, जमीन पे क्यों रहते हैं, बहुत मायूसी से कह रहे थे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सब कुछ जो कुछ जुल्म हो रहे हैं, खासतौर से पिछले 7 साल में, ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार में ही आके कुछ खास शुरू हुआ है, पहले भी होता था, लेकिन इस सरकार के आने के बाद ये सब कुछ बहुत बढ़ गया है, कई गुना बढ़ गया है। अभी तो नेशनल कमीशन ऑफ विमेन का भी स्टेटमेंट आ गया था कि शायद 68% अटैक्स जो है वो महिलाओं पे बढ़े हैं इस सरकार के आने के बाद। सब कुछ बढ़ गया है, लेकिन उसके बावजूद इसी मुल्क में ऐसे लोग हैं जो अपने गुरुद्वारे भी खोलते हैं, ऐसे लोग हैं जो मुसलमानों पे हमला होता है तो उनको अपने घर में जगह भी देते हैं। कोई यादव साहब है, शायद उन्होंने नमाज पढ़ने की भी जगह दी, और ये हमें हिंदुस्तान के हर कोने से उदाहरण देते हैं। तो हम इसलिए इस मुल्क में रहते रहेंगे कि हमारा मुल्क है, ये संघियों का या आरएसएस का मुल्क नहीं है। उन्होंने इसको आजाद नहीं करवाया था, आजाद करवाया था हमारे पुरखों ने, आजाद करवाया था भगत सिंह ने, जिसकी विरासत हमारे साथ है, हमारी पूरी जो फ्रीडम स्ट्रगल की विरासत है। और इस पूरी उम्मीद के साथ कि हम इन ताकतों को शिकस्त कर पाएंगे। अभी उन्होंने सिर्फ एक जगह उनको मुंह तोड़ जवाब मिला है, बंगाल में, लेकिन आने वाले चुनाव में उनको जवाब देना पड़ेगा। हम सिर्फ अपनी नमाज पढ़ने की इजाजत की लड़ाई लड़ते नहीं रह सकते, या सिर्फ ये लड़ाई कि 5 जर्नलिस्ट के ऊपर अटैक हो गया। कल पता नहीं रात में आप लोगों ने वो वीडियो देखा कि नहीं, मैं नाम भूल रही हूँ, एक यंग जर्नलिस्ट जिसने एक वीडियो बनाया कि एक एम्बुलेंस अटकी हुई है पीएम की रैली की वजह से गोरखपुर में। उसका एक रात में बहुत अर्जेंट वीडियो आया कि मेरे घर में पुलिस है, मुझे धमका रही है, मेरे घर वालों को धमका रही है, मेरी जान को खतरा है। तो अगर आप इतना भी बता दें कि मोदी जी की वजह से एक गरीब आदमी जान तोड़ रहा है एम्बुलेंस में, तब भी पुलिस आपके घर पहुंच जाती है। और हमको ये समझना पड़ेगा कि आपकी जो नमाज पढ़ने की आजादी है वो हर दूसरी लड़ाई जो लोकतंत्र को और संविधान को बचाने की लड़ाई है उसके साथ जुड़ी हुई है। तो जितनी और लड़ाइयां हैं उनके साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा, चाहे वो हमारे लाखों किसान हों, जो 700 किसान हों जो शहीद हो गए, या आदिवासी हों जिनकी जमीनें छीन छीन के पूंजीपतियों को दी जा रही हैं, या ईसाई हो, दलित हो। तो इसी उम्मीद के साथ कि हम सब लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे, और इस उम्मीद के साथ कि गुड़गांव का जो भाईचारा है वो बना रहेगा और आपके साथ सहयोग देता रहेगा।